साल 2025 जमीन के हर कोने में आग लगी हुई है। जहाँ पहले बच्चे खेलते थे वहाँ धुआं उठता है। जहाँ पहले गीत गाई जाती थी वहाँ सिर्फ गोलियों की आवाज है। एक टाइम था जब दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाती थी, आज वह एक ग्लोबल वार जोन बन चुकी है। क्या ये तीसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत है या ये इंसानियत के एंड का काउंटडाउन? उन्नीस 1945 के बाद दुनिया ने कहा था नो मोर वार्स, लेकिन 2025 ने सब बदल दिया। यूरोप से लेके एशिया तक, मिडिल ईस्ट से लेके अफ्रीका तक, हर कॉन्टिनेंट पर बारूद की स्मेल है। इतने सालों बाद इंसान ने फिर से वही गलती रिपीट कर दी, युद्ध, तबाही, खून। एक टाइम था जब वार तलवारों से लड़े जाते थे, अब ड्रोन्स और कोड से लड़े जाते हैं। पहले दुश्मन दिखता था, वो किसी सर्वर में छुपा होता है। युद्ध का रूप बदल गया है। अब ये सिर्फ जमीन पर नहीं, डेटा, प्रोपेगेंडा और फियर के अंदर भी चलता है। हर देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, पर हर देश अपना इंसानियत खो रहा है। पीस टॉक सिर्फ स्पीचेस बनकर रह गई है और डिप्लोमेसी एक साइलेंट बैटलफील्ड। लीडर्स के लिप्स पे शांति के शब्द हैं, लेकिन आंखों में पावर और कंट्रोल के जुनून। हर मिसाइल के पीछे एक बिजनेस छुपी है और हर बॉर्डर के पीछे एक मार्केट। दुनिया अब शांति नहीं बेचती, वह फियर बेचती है और उसे ही सिक्योरिटी कह देती है। रसिया यूक्रेन की जमीन बारूद से जल रही है। गाजा के आसमान में अब बस धुआं ही धुआं है। चाइना ताइवान के बीच समंदर अब मिसाइल से ही चमकता है और इंडिया पाकिस्तान की सरहद हर रात खौफनाक खामोशी से लिपटी है। पूरा प्लेनेट एक ही सवाल पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग बिफोर एवरीथिंग बर्न्स? कितनी देर बची है जब पूरी दुनिया एक ही आग में जल जाएगी? युद्ध सिर्फ जमीन नहीं तोड़ता, वह घर तोड़ता है, सपने तोड़ते हैं और दिल तोड़ता है। हर गिरती इमारत के नीचे कोई कहानी दब जाती है। हर रोती आंख पूछती है क्यों? और जब पूरी दुनिया एक साथ जलने लगे तो सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सवाल यही है कि कितनी इंसानियत हार गई। यूरोप, एक कॉन्टिनेंट जिसे कभी शांति का घर कहा जाता था, अब बर्फ के नीचे बारूद छुपा है। ये कहानी दो देशों की नहीं, पूरी दुनिया के बैलेंस की है, जो 2022 में हिल चुका था और 2025 में पूरी तरह टूट चुका है। 24 फरवरी 2022 जब रसिया ने यूक्रेन पर पहला अटैक किया तो दुनिया ने सोचा एक शॉर्ट इन्वेजन है, पर कोई नहीं जानता ये एक छोटी सी चिंगारी ऐसी आग बनेगी जो पूरे यूरोप को अपने दहन में ले लेगी। रसिया के लिए यह एक सिक्योरिटी वार था और नाटो के लिए एक डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी, पर असल में यह वार सिर्फ बॉर्डर के लिए नहीं था, यह पावर और रिसेप्शन का क्लैश था। एक तरफ रसिया चाहता था अपने पुराने एम्पायर के शैडो को फिर से जिंदा करना और दूसरी तरफ वेस्ट चाहता था अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रखना। हर बॉम्ब के साथ एक मैसेज गया, ये सिर्फ यूक्रेन का दुख नहीं, ये पूरी दुनिया के पावर बैलेंस का रिजल्ट है। जहां डिप्लोमेसी हार गई और ईगो जीत गया। यूरोप के हर कैपिटल में दर्द का माहौल था। बर्लिन, पेरिस, लंदन सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, व्हाट इफ रसिया डजंट स्टॉप? लाखों लोगों ने अपने घर छोड़े, बच्चे बॉम्ब शेल्टर में बड़े हुए और हर माँ ने एक ही सवाल पूछा, मेरा बेटा जिंदा वापस आएगा? वार ने सिर्फ लैंड नहीं ली, वार ने इंसानियत चुरा ली। फिर 2024 आया और ये वार खत्म होने के बजाय और ज्यादा डेंजरस बन गया। AI ड्राइवन ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और साइबर अटैक्स, ये सब ने युद्ध को मशीन्स वर्सेस ह्यूमन बना दिया। इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी से अपना ही खुद का डोमस्डे लिखना शुरू कर दिया। इस वार का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं रहा। गैस पाइपलाइन बंद हुई, एनर्जी क्राइसिस ने यूरोप को फ्रीज किया और इन्फ्लेशन ने पूरी दुनिया की रोटी तक महंगी कर दी। यानी युद्ध यूक्रेन में था, लेकिन हर देश जल रहा था। रसिया और यूक्रेन का ये संघर्ष सिर्फ एक वार नहीं, एक वार्निंग है कि जब पावर इंसानियत से बड़ा हो जाए तो हर विक्ट्री हार बन जाती है। और 2025 ने दिखाया ये आग अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही। मिडिल ईस्ट, एक धरती जहां कभी पैगंबरों ने अमन का संदेश दिया था, आज वही धरती सबसे पुरानी नफरत का रंग ले चुकी है। यहाँ धुआं सिर्फ बारूद का नहीं, बदले का है। 7 अक्टूबर 2023, एक ऐसी तारीख जिसे दुनिया कभी भूल नहीं सकती। हमास के अटैक ने इजराइल के दिल को हिला दिया और जवाब में इजराइल ने पूरे गाजा को आग में झोंक दिया। पर यह रिटेलिएशन नहीं था, यह एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, वार विदाउट एंड।
इजराइल के लिए सिर्फ डिफेंस था, लेकिन दुनिया के लिए यह मास डिस्ट्रैक्शन। गाजा का हर बिल्डिंग, हर स्कूल, हर हॉस्पिटल अब एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। हाउ फार विल सिक्योरिटी गो बिफोर ह्यूमैनिटी एंड। बच्चे मर रहे थे और दुनिया डिबेट्स कर रही थी हु स्टार्टेड इट फर्स्ट। मिडिल ईस्ट का यह आग सिर्फ इजराइल और गाजा तक सीमित नहीं रहा। ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन सब इस जंग के साये में आ गई। अमेरिका एक तरफ इजराइल का सपोर्ट करता रहा तो ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को और मजबूत बनाता गया। यह वार धरती पर नहीं सोच पर लड़ी जा रही थी, हैक के नाम पर पावर के लिए। यह 21st सेंचुरी का वार था, जहां मिसाइल्स काम कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और टारगेट बन रहे थे लोगों के घर और सब्जी। हर रॉकेट के साथ एक मैसेज गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और इंसान छोटा हो गया है। एक माँ अपने बच्चे को मिट्टी के नीचे ढूंढती है, एक पिता अपने घर के मलबे से कुरान उठाता है। यह सिर्फ एक टेरिटरी का वार नहीं, एक जनरेशन का ट्रूमा है। हर धुआं का बादल एक कहानी कह रहा है कि इंसान ने अमन से ज्यादा नफरत को जरूरी समझा। दुनिया दो कैंप्स में बट गई है, किसी के लिए इजराइल सही है, किसी के लिए पैलेस्टाइन। लेकिन सही और गलत के बीच जो सबसे ज्यादा कुचला गया वो था इंसानियत। 2025 तक फायर स्टॉर्म पूरी मिडिल ईस्ट में फैल चुका था और दुनिया समझ गई थी यह सिर्फ एक रीजनल वार नहीं, यह एक ग्लोबल सिग्नल था कि दुनिया अपने लिमिट क्रॉस कर चुकी। जब मस्जिद और मंदिर दोनों जल जाएं तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ खामोशी बोलती है। और अब ये खामोशी एशिया तक पहुंचने वाली। अब अगला मोर्चा सबसे ज्यादा खतरनाक है, जहां एक गलत कदम पूरी इंसानियत को अंधेरे में धकेल सकता है। एशिया, जहां दुनिया की आधी आबादी रहती है, आज खुद एक धधकता हुआ बारूद बन चुका है। एक तरफ चाइना का साम्राज्यवाद तो दूसरी तरफ ताइवान की आजादी का पुकार और नीचे भारत और पाकिस्तान की पुरानी आग जो हर कुछ वक्त पे फिर से भड़क उठी। 2025 एक ऐसा साल जब एशिया का हवा भी गन पाउडर से लगती है। चाइना हर दिन ताइवान के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करता है और ताइवान छोटी सी लैंड नेशन अपने एग्जिस्टेंस के लिए तैयार रहता है, अपने अंतिम सांस तक लड़ने के लिए। यह स्ट्रगल सिर्फ टेरिटरी का नहीं, यह एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है कि दुनिया के मैप पर ताइवान रहेगा या नहीं। चाइना के लिए ताइवान एक टूटा हुआ टुकड़ा है और ताइवान के लिए वो उनका घर, उनका वतन है। और जब कोई घर को ही छीन ले तो जंग सिर्फ बाउंड्री पर नहीं, दिल के अंदर शुरू हो जाती है। एशिया के दूसरे कोने में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुरानी कहानी फिर से लिखी जा रही है। कश्मीर से सियाचिन तक फायरिंग का सिलसिला कभी रुकता नहीं। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी और पावर बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पॉलिटिकल और मिलिट्री इंस्टेबिलिटी में उलझा हुआ है। लेकिन दोनों तरफ एक ही चेहरा दिखाई देता है, एक सोल्जर का जो अपने घर से मीलों दूर खड़ा है, सिर्फ एक कमांड के इंतजार में। चाइना और पाकिस्तान एक पुराना स्ट्रेटेजिक अलायंस, भारत के लिए यह एक साइलेंट वार्निंग है। एसपीसी के जरिए चाइना का कदम भारत के बैकयार्ड तक पहुंच गया है और ताइवान के क्राइसिस के साथ अगर साउथ एशिया की चिंगारी भड़के तो दुनिया के सबसे बड़े 3 नोकीले देश चाइना, इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम फ्रेम में टकरा सकते हैं। सोचो उस दिन क्या होगा। वार का असली खौफ सिर्फ वेपन्स नहीं होती, वो होती है वो खामोशी जो हर बॉम्ब के बाद छा जाती है। वो माँ का इंतजार, वो बच्चों के आंखों का सवाल, पापा कब लौटेंगे? और कभी कभी उस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। एक वक्त था जब जंग सिर्फ खेतों में होती थी, फिर वह शहरों तक आई और अब वह घुस चुका है तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे लैपटॉप में और तुम्हारे दिमाग तक। ये नए युग का बैटलफील्ड डिजिटल वर्ल्ड है, जहां गोलियां नहीं चलती, डेटा चुरा लिया जाता है और एक क्लिक एक पूरे देश को घुटनों पे ला सकता है। 2025 तक आते आते दुनिया के सबसे बड़े देश एक नई डिजिटल रेस में घुस चुके हैं। रशिया और चाइना साइबर स्पेस में सुपर पावर बन चुका है। अमेरिका और यूरोप अपनी डिजिटल वॉल मजबूत कर रहा है और हर देश एक इनविजिबल वार लड़ रहा है, जिसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। एक दिन रशिया के बैंकिंग सर्वर से एक अननोन हैकर्स ने क्रैश कर दिया। ताइवान के पावर ग्रिड साइबर अटैक में गिर गई और साउथ एशियन का हॉस्पिटल अपने पेशेंट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक को कंट्रोल करने में असमर्थ हो गया। यह सब कुछ एक डिजिटल बॉम्ब के जरिए हुआ जो बिना आवाज किए फटा
और लाखों जिंदगियां एक ही ब्लिंक में फ्रीज हो गई। पर यह सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है, अब डेटा खुद एक हथियार बन गया है। हर फोटो, हर मैसेज, हर सर्च एक रिकॉर्ड है। एआई सिस्टम हर इंसान को प्रेडिक्ट बना रहे हैं। तुम कब जागते हो, क्या खाते हो, किससे मिलते हो। और जब कंट्रोल इंफॉर्मेशन का हो जाता है तो इंसान सिर्फ एक नंबर बन जाता है, एक डिजिटल सोल्जर, बिना जाने अपने ही सिस्टम के लिए लड़ता हुआ। यह डिजिटल युद्ध सिर्फ सर्वर्स तक नहीं रुका, यह लोगों के दिमाग में घुसता है। फेक वीडियोज, डीप फेक, मैनिपुलेटेड न्यूज, अब हर ट्रूथ के साथ एक झूठ बोर्न होता है और इंसान अब कंफ्यूज नहीं, कंट्रोल हो गया है। जंग के नए हथियार बुलेट्स नहीं, बिलीफ्स हैं। डिजिटल वार का सबसे बड़ा शिकार सच्चाई है। क्या सच है, क्या झूठ, अब कोई नहीं जानता। ये दुनिया जहाँ पे मशीन और माइंड एक हो रहे हैं, वहाँ इंसानियत अपनी पहचान खो रही है। एक ऐसा युग आ गया है जहाँ जंग लड़ने के लिए गन नहीं चाहिए, सिर्फ एक पासवर्ड ही काफी है। मिडिल ईस्ट जहाँ हर सुबह एक नया वार हेडलाइन बन जाता है, जहाँ कभी धर्म के गीत गूंजते थे, आज वहाँ सिर्फ बारूद की आवाजें हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे पुराना जख्म जो हर दौर में फिर से खुल जाता है। यह सब कुछ शुरू हुआ एक अटैक से, एक छोटी सी फायर जिसका सोर्स आज तक मिस्ट्री है, लेकिन इसका जवाब मिसाइल्स में मिला। इजराइल ने गाजा पर अपना सबसे बड़ा एरियल ऑपरेशन लॉन्च किया और ईरान ने डिक्लेयर किया अगर पैलेस्टाइन जलेगा तो तेल अभी भी चैन से नहीं सोएगा। और फिर मिडिल ईस्ट फिर से एक लिविंग इन्फर्नो बन गया। पर यह सिर्फ इजराइल और गाजा की लड़ाई नहीं थी, यह एक प्रोक्सी प्लेग्राउंड बन गया। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ, दूसरी तरफ ईरान, रसिया और चाइना के इनडायरेक्ट सपोर्ट में, और बीच में पूरा अरब वर्ल्ड डिवाइडेड और कंफ्यूज्ड। यही है 2025 का ग्लोबल पॉलिटिकल गेम बोर्ड, जहां हर देश एक मोहरे की तरह चल रहा है और मिडिल ईस्ट उस बोर्ड का सेंटर बन गया है। वार का एक और इनविजिबल इम्पैक्ट था ऑयल। मिडिल ईस्ट के पोर्ट्स बंद होते ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। डॉलर्स, रुपीज, योन सब गिरने लगे, ऑयल के दाम ऊपर गए और लोगों के सपने नीचे। ये सिर्फ बॉम्ब्स का वार नहीं था, ये बिजनेस का भी बैटलफील्ड बन गया था। हर जगह लोग सड़कों पे थे, कोई शांति के लिए, कोई बदले के लिए। एक माँ अपने बच्चे को दबा के रो रही थी, दूसरी माँ अपने सोल्जर बेटे की फोटो को छूकर बोल रही थी बेटा वापस आ जा। पर यह जंग किसी माँ की नहीं थी, यह जंग पावर, पॉलिटिक्स और परसेप्शन की थी। जंग के पर्दे के पीछे डील्स चल रही थी, वेपन्स, कॉन्ट्रैक्ट, सीक्रेट्स, इंटेलिजेंस एक्सचेंजेस और एक इनविजिबल अलायंस सिस्टम। हर कंट्री अपनी पोजीशन सिक्योर कर रही थी, पर इंसानियत वो बीच में कहीं खो गई थी। मिडिल ईस्ट सिर्फ एक रीजन नहीं रहा, यह दुनिया का प्रेशर पॉइंट बन गया था, जहाँ एक मिसाइल वर्ल्ड वार के ट्रिगर में बदल सकता था। हर बॉम्ब जो गिरता है वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं तोड़ता, वो किसी और के अकाउंट में प्रॉफिट भी लिख जाता है। 2025 में दुनिया के लिए युद्ध तबाही था, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यह था एक ऐसा दौर जहां इंसानियत गिर रही थी और शेयर मार्केट बढ़ रहा था। जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ी तो डिफेंस कंपनी के शेयर 200% तक बढ़ गए। अमेरिका, रसिया, चाइना सब अपने वेपन्स एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पर ले गए। और आयरनी यही थी दोस्तों, एक तरफ इंसान रो रहे थे अपने घर के उजड़े होने पर और दूसरी तरफ कोई कंपेन खोल रहे थे उसी न्यूज के टीवी पर। वार सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, अब स्टॉक एक्सचेंज पर भी लड़ी जा रही थी। जब जंग बढ़ती है तो इकोनॉमी गिरती है, लेकिन कुछ इकोनॉमी इस जंग में बूम कर जाती है। वेपन्स ट्रेड, एनर्जी क्राइसिस और साइबर डिफेंस सब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुके थे और हर मिसाइल्स के पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट था और हर डेथ के पीछे एक डील। ग्लोबल फाइनेंस एक और शैडो वर्ल्ड बन गया। डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो में हो रही थी वेपन्स फंडिंग। किसी हैकर ग्रुप को हायर करना अब एक क्लिक का काम था। ये वो वक्त था जब पैसा और पावर दोनों इनविजिबल हो गए थे और दुनिया के लीडर्स के हाथ सिर्फ ब्लड से नहीं बैलेंस शीट से भी रंगे हुए थे। पर जब एलाइट लोग प्रॉफिट कमा रहे थे तो आम लोगों के लिए दुनिया टूट रही थी। ब्रेड, पेट्रोल, मेडिसिन सब लग्जरी बन गए थे। एक फादर अपने बच्चों के लिए दूध नहीं ला पा रहे थे, एक सोल्जर अपने देश के लिए जान दे रहा था। दोनों ने खो दिया, एक ने होप, दूसरे ने लाइफ, और दोनों के ऊपर लिखा गया कोलेटरल डैमेज।
जंग अब एक सिस्टम बन गया है, एक ऐसा मशीन जो खुद अपने लिए रीजन क्रिएट करती है। पीस कॉन्फ्रेंस के पीछे आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं और जब दुनिया पीस के स्लोगन गाती है तब नया मिसाइल से लॉन्च कर दिया जाता है। वार इज नो लॉन्गर अ फेलियर ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज पॉलिटिक्स।